नमस्कार बंधु। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने हिंदी के उद्भव के बारे में चर्चा की होगी। जरूर आपने हिंदी के उद्भव वाली जो है क्लास है उसको ज्वाइन किया होगा कि किस तरह से संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश से होती हुई हिंदी ने अपनी विकास यात्रा को पूरा किया है। आज हम उसी हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा करेंगे। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिंदी का इतिहास नहीं पढ़ रहे। हिंदी साहित्य के इतिहास की यदि हम चर्चा करें तो लगभग 1000 ईसा के आसपास से हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा हमें प्रारंभ होती है और वहीं दिखाई देती, वहीं से पूरी की पूरी चीजें आगे बढ़ती। अब सवाल पैदा होता है कि यदि हम इसकी पूर्व पीठिका की बात करें, पूर्व पीठिका का मतलब इससे पहले क्या हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं रहा होगा? यदि हम इसकी पूर्व पीठिका की चर्चा करें और हम ये बात करें कि इससे पहले क्या हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं रहा होगा? भाई जो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश शौरसेनी से होती भी जो हिंदी पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है कालांतर में, ये विकसित अपने और पथ पर अग्रसर होती हुई चली गई, तो ये 1000 ईसा के आसपास से ही क्यों? इससे पहले क्या रहा हो? वो काल तो बहुत प्राचीन रहा होगा। जब हम 1500 ईसा पूर्व की बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत की, ठीक है, हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं, हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, तो हजारों सालों पहले की चर्चा थी। फिर उस हजारों सालों पहले की चर्चा में आज हम 1000 ईसा के आसपास से इसकी चीज को क्यों लेते हैं? तो सीधा सा सवाल बनता है और सीधा सा उत्तर इसका यही बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा है, उसकी जो लेखन पद्धति है वो 1000 ईसा के आसपास से हमें प्रारंभ होती है। इसलिए हम वहीं से उस चीज को उठाते हैं, वहीं से उस चीज को लेते हैं। इससे पहले का जो दृष्टिकोण है वो एक व्यवस्थित रूप से हमें शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता। मौखिक परंपरा हमें मिलती है, लिखित परंपरा भी हमें मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब एक जो सिस्टम होना चाहिए था, जो कुछ रूल रेगुलेशंस होने चाहिए थे, कुछ मानदंड निर्धारण होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। चीजें तो बहुत मिलती है, चाहे जैसे हम बात करते हैं, हम गद्य साहित्य की बात करते हैं, चाहे हम 84 वैष्णव की वार्ता की बात करेंगे, 256 वैष्णव की वार्ता की बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसी कृतियां हैं जो बहुत पहले की हैं। ये पहले की हैं, ठीक है। और भी बहुत रचनाएं, ये केवल 2 रचनाएं नहीं, यहाँ पर और भी बहुत रचनाएं, यहाँ पर इस तरह का वर्णन जो हमें बहुत प्राचीन काल को देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतलब ये जो चीजें थी ये पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं थी। इसलिए 1000 ईसा के आसपास विद्वानों ने जो लेखन परंपरा पद्धति विकसित की है, उसी पद्धति को, उसी विकसित पद्धति को हम उठाते हैं। इसलिए 1000 के आसपास से हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को हम देखते हैं। उससे पहले वाली जो परंपरा है वो रही है, लेकिन चूंकि लिखित रूप में, प्रमाण के रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करते। जब हम क्लास में बात करते हैं तो पूर्व पीठिका की चर्चा करते हैं। बड़ा एक व्यापक दृष्टिकोण होता है। पूर्व पीठिका का मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं उससे पहले क्या था, जो हम पढ़ रहे हैं इसके उत्तर पीठिका, इसके बाद में क्या है, तो हम सारी चीजों की चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन जो क्लास है, यहाँ पर मूल रूप से जो हमारा जो कंटेंट होता है उसकी हम मूल रूप से चर्चा करते हैं, और जो पीछे की जो क्लासें होती है वो भी आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ अलग होते, क्योंकि यहाँ भी शिक्षार्थी वही चीजें होती, वही लोग वो पढ़ रहे होते, वही लोग ये पढ़ रहे होते। कोई अलग से नहीं कि आपको कोई कमरे में बंद करके कैमरे के माध्यम से करके ये चीजें उपलब्ध करवा दी जाती, वही चीजें होती जो शिक्षार्थियों को हम क्लास में पढ़ाते हैं। क्लास के रिकॉर्डिंग और वही चीजें हम आपको दे रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो सामने बैठे हैं उनके पास तो है ये दृष्टिकोण। आगे की हम चर्चा करते हैं। इसके मूल स्वरूप की यदि हम चर्चा करें, वास्तविक स्वरूप की यदि हम चर्चा करें, तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हमने कहा कि 1000 ईसा के आसपास से हम इसको उठाते हैं। तो हिंदी भाषा का लेखन प्रारंभिक काल लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि 1000 ही क्यों, इससे पहले क्या था, इसकी पूर्व पीठिका में क्या था। तो हमने कहा कि बहुत सी चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं कि अचानक ये हिंदी साहित्य 1000 के आसपास से उत्पन्न हो गया, यहाँ पर उससे पहले कुछ था ही नहीं, अचानक बीच में पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो व्यवस्थित दौर था उस तरह का वो यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए लेखन की पद्धति जहाँ से विकसित होती वहीं से हम इस चीज को उठाते हैं। यदि हम बात करें लेखन परंपरा का विकास, तो 19वीं शताब्दी में जो है वो पूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक जो है वो गारसी दत्तासी जो है, वो गारसा या गारसी 2 चीजें मिलती हैं, मूल रूप से गारसा दत्तासी रहा है। फ्रेंच विद्वान जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा मूल रूप से यहाँ से प्रारंभ होती है। मैंने कहा कि लोगों ने प्रारंभ किया, लोगों ने दृष्टिकोण दिया। इनसे पहले के भी रचनाकार मिलते हैं, इनसे पहले के भी हिंदी के साहित्यकार मिलते हैं, लेकिन चूंकि लेखन का कार्य उन्होंने नहीं किया, ठीक है, व्यवस्थित करने का कार्य उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया, इसलिए इनसे पहले वाले विद्वानों को प्राय जो हम नजरअंदाज करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि लेखन की पद्धति यहीं से विकसित होती है। गारसा दत्तासी,
गार्स दत्तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द लाल त्रिव इंदु हिंदुस्तानी। यहाँ पर ठीक है, ये जो ग्रंथ है थोड़ा सा इसमें लिखने में स्प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं भली बात ही। इस्तवार द लाल त्रिव इंदु हिंदुस्तानी प्रकाशन 2 भागों में, पहले भाग का प्रकाशन 1839 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गार्स दत्तासी को नाम याद रखना है, किस भाषा के विद्वान थे ये आपको याद रखना है, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया ये आपको याद रखना है, ग्रंथ का नाम याद रखना है, प्रकाशन कितने भागों में होता है ये आपको याद रखना है, 2 भागों में प्रकाशन हुआ, ये 2 भाग कब कब होता है ये आपको याद रखना है। इसमें 666 उर्दू तथा 72 हिंदी कवियों का परिचय है, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। पुस्तक मिलती है इनकी, ठीक है, ग्रंथ का नाम मिलता है इनका, 2 भागों में प्रकाशन इनका मिलता है, 666 विद्वानों का परिचय इसमें मिलता है। मूल रूप से उर्दू उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में थी, इसलिए उर्दू के अधिक विद्वान या लेखक रहे यहाँ पर, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। अब चूंकि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में इनको वो स्थान नहीं है जो जहां से प्रारंभ होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि काल विभाजन का जो वास्तविक शुरुआत होनी चाहिए थी वो तो इन्होंने की नहीं, पुस्तक भी मिली, सब कुछ मिला, इसलिए वास्तविक शुरुआत जो है वो तो मूल रूप से आगे से होती है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से होती है। करेंगे चर्चा। नेक्स्ट यदि हम शिव सिंह सेंगर की बात करें, यहाँ पर भारतीय परंपरा में शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नामक जो है ग्रंथ है, यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास की एक महत्वपूर्ण कृति, 1883 में इसका प्रकाशन। इन्होंने भी काल विभाजन का जो है प्रयास नहीं किया। मतलब जो गार्सा दत्तासी जो फ्रेंच विद्वान मिलते हैं उन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, और इन्होंने भी शिव सिंह सरोज ने, शिव सिंह सेंगर ने, जिनकी कृति शिव सिंह सरोज 1883 में जिसका प्रकाशन वर्ष है, इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। कृतियां मिलती है, विद्वानों का परिचय मिलता है, कष्टसाध्य कार्य इन्होंने किया, क्योंकि मतलब एक तरह से सारे तथ्यों को इकट्ठा करना, सारे तथ्यों को इकट्ठा करना, सारे तथ्यों को समेटना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यहाँ पर कोई एक दिन में नहीं हो जाता, पर चूंकि काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, इसलिए इन दोनों की रचनाओं में, इन दोनों विद्वानों में थोड़ा थोड़ा वो सम्मान नहीं मिल पाया जो इनके बाद वाले विद्वानों को मिला यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कार्य कठिन नहीं था, बिल्कुल कठिन कार्य था, पर चूंकि काल विभाजन पर कार्य नहीं किया इसलिए कुछ चीजें जो है इनको मतलब थोड़ी इन्होंने छोड़ दी। यहां से देखिए, सर जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर जॉर्ज ग्रेसन बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, अभूतपूर्व योगदान इन्होंने दिया जो इनसे पहले किसी के द्वारा नहीं किया गया। इनकी कृति का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिखा हुआ है पीछे, आप जरूर देखिएगा, उसको पढ़िएगा, रटिएगा यहाँ पर। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य लेखन की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया। कुछ मिसप्रिंट है, छोड़ दीजिए इसको। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में 1888 में हुआ। तो मतलब द मॉडर्न सोसाइटी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रकाशन वर्ष 1888। किस संस्था के द्वारा प्रकाशन करवाया गया यहाँ पर? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा यहाँ पर 1888 में प्रकाशित हुआ। और सबसे पहले इस विद्वान के द्वारा काल विभाजन का प्रयास किया गया। काल विभाजन जब नहीं होता है तो अव्यवस्था क्या होती है? जब काल विभाजन नहीं होगा तो अव्यवस्था क्या होगी? अव्यवस्था इसलिए होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से काल में कौन सी चीज आई। जब काल विभाजन नहीं करेंगे, जब क्रम नहीं करेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा क्या हुआ? भाई हिंदी का उद्भव का यदि हम सीक्वेंस नहीं लगाएंगे, यदि हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सौरसेनी और फिर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता कौन पहले आया और कौन बाद में आ गया? तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा सब कुछ। इसलिए काल का विभाजन बहुत आवश्यक है कि कौन से काल में कौन सा काम हुआ। धीरे धीरे स्टेप वाइज यदि हम सीक्वेंस से चलते रहते हैं तो जो चीजें होती है वो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह, दर्पण की तरह साफ होती हुई चली जाती है। इसलिए काल विभाजन बहुत अनिवार्य होता है। तो पहले विद्वान हिंदी साहित्य परंपरा में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ऐसे पहले विद्वान जिन्होंने अपनी कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जिसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से जिसका प्रकाशन किया गया, जिस ग्रंथ था, इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया और लगभग 1000 लोगों का जीवन परिचय दिया। यहाँ पर उस जमाने में 1000 लोगों का जीवन परिचय एकत्रित करना असंभव सा कार्य था। यहाँ पर असंभव इसलिए क्योंकि संचार के इतने साधन नहीं थे। आज हम यहाँ बैठे दुनिया की खबर ले सकते हैं, एक क्लिक के ऊपर हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ठीक है, 1000 लोगों तक जाना, उनकी चीजों को इकट्ठा करना कष्ट साध्य प्रयास रहा होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास 1888 के काल में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सर जॉर्ज ग्रियर्सन की कृति।
प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया, 11 खंडों में प्रकाशित है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता द्वारा किया गया, जिसका शीर्षक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया और हिंदी अनुवाद का जो शीर्षक है वो क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। किशोरी लाल के द्वारा हिंदी अनुवाद हुआ, ये आपको देखना है। सवाल बनता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार सर जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रकाशन वर्ष 1888, प्रकाशन करने वाली संस्था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, कितने लोगों का जीवन परिचय, लगभग 1000 लोगों का जीवन परिचय। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, किशोरी लाल के द्वारा किया गया। हिंदी अनुवाद का शीर्षक जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। 3 मिश्र बंधु, कई बार सवाल पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कौन कौन है यहाँ पर। ठीक है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, तीनों का हमें नाम याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद नामक जो कृति है उसको हमें याद रखना है, 1910 में मूल रूप से पहली बार आती है, उसका हमें याद रखना है। बहुत सी चीजें यहाँ पर, उसमें आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 3 मिश्र बंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी द्वारा मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास की गद्य कृति है। प्रकाशन 3 भागों में 1913 तथा चौथे भाग का बाद में हुआ यहाँ पर। ठीक है, मूल रूप से 3 भाग जो है वो 1913 में आए। इनकी दूसरी कृति भी मिलती है मिश्र बंधु की 1910 में। समस्यात्मक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 1910 में इनकी कौन सी कृति का प्रकाशन होता है। ठीक है, समस्यात्मक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा, जरूर आप इसका उत्तर दीजिएगा, जरूर जब आपको समय मिलता है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को समय नहीं मिलेगा, मुझे पता है। जिनको समय मिलेगा वो आगे जाएंगे, जिनको समय नहीं मिलेगा उनका भविष्य जो है पूर्ण रूप से उनके हाथों में, वो आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर यह हकीकत है, सच्चाई है, आपको निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। समस्यात्मक प्रश्न मैंने छोड़ा, 1910 में मिश्र बंधुओं की कौन सी कृति का प्रकाशन हुआ था। अभी हम मिश्र बंधु विनोद की जो चर्चा कर रहे हैं, तीनों भाई जो है वो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, इनका 1913 में 3 खंडों का प्रकाशन हुआ, चौथे खंड का प्रकाशन बाद में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इसकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। सवाल पहले आया भी जा चुका है यहाँ पर, 1913 या 1914 है या 1934 है। एक समस्यात्मक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। 4 खंडों का प्रकाशन हो गया। इस कृति में लगभग 5000 लोगों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व को एक साथ प्रस्तुत किया गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1000 लोगों का जीवन परिचय दिया था, लेकिन मिश्र बंधु विनोद, इन 3 भाइयों ने, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद नामक अपनी कृति जो 4 खंडों में प्रकाशित है, उसमें मूल रूप से इन्होंने किसका, लगभग 5000 लोगों का जीवन परिचय यहाँ पर एकत्रित किया। बहुत कठिन साध्य प्रयास है, क्योंकि अच्छी पोस्ट को, अच्छे पदों को छोड़कर आने वाले विद्वान थे यहाँ पर। कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा हो और वे अपनी नौकरी को रिजाइन दे करके, वीआरएस लेकर के, जो भी सेवानिवृत्ति लेकर के या जिस भी ढंग से और दूसरे काम में जुट जाता है यहाँ पर और देश और दुनिया के लिए अभूतपूर्व योगदान देता है, तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। उस जमाने में भी ऐसे लोग थे और आज भी ऐसे लोग। आगे हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मिश्र बंधु विनोद के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, संपादित लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी की अति महत्वपूर्ण कृति है। प्रकाशन 1929। यह आंकड़ों पर आधारित महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। आंकड़ों पर आधारित है क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है, चाहे हम शुरू से सर मतलब गारसे दत्तासी की बात करते हैं, शिव सिंह सरोज की बात करते हैं, ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन की चर्चा करते हैं, मिश्र बंधु की चर्चा करते हैं, सब लोगों ने अपने ढंग से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। किसी भी के कार्य को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेखन शुरू के 2 लोगों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, लेकिन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से तो काल विभाजन की भी स्थिति आई, साफ हुई यहाँ पर। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कार्य किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका यह था कि इन्होंने आंकड़ों पर गौर किया। मतलब जो तथ्यात्मक आंकड़े थे उन आंकड़ों को जुटाने का इन्होंने प्रयास किया। यहाँ पर पहले के विद्वानों ने 1000 लोगों पर कार्य किया, मिश्र बंधुओं ने 5000 लोगों पर कार्य किया, लेकिन जो तथ्यात्मक आंकड़े थे उनको व्यवस्थित करने का कार्य और बिल्कुल फैक्ट के रूप में, एकदम 100% तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का जो पहला प्रयास था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। ठीक है, 1929 में इनके ग्रंथ का प्रकाशन होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका जो ग्रंथ है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और अभी तक का तात्पर्य कि इससे पहले जितने ग्रंथ थे उन सबसे श्रेष्ठ साबित हुआ। यहाँ पर कारण केवल यही था कि इन्होंने तथ्यात्मक आंकड़ों को व्यवस्थित करने का कार्य किया यहाँ पर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं उन लोगों का कहूँगा जिन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद उसको देख करके उसमें संशोधन हजारों व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत करने वाला व्यक्ति होता है वो महान होता है, आपको मानना पड़ेगा। निश्चित रूप से सारे लोग जिन्होंने शुरुआत की बहुत ही कष्टसाध्य और बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। उसके बाद अनेक विद्वान आते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी कृति के माध्यम से अपना योगदान दिया। 1938 में इसका प्रकाशन होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें, ये लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट गौर नहीं कीजिएगा इन पे, ठीक है, 3 पुस्तकों में माध्यम से अपना विशिष्ट योगदान दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये तीनों कृतियां किसकी है, या इनमें से कौन सी कृति जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आचार्य रामकुमार मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो थे, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, उनकी पुस्तक का प्रकाशन कब होता है, सारी चीजें सवाल के रूप में पूछी जा सकती हैं, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी, बहुत महत्वपूर्ण योगदान। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है, इनका जो ग्रंथ था वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका को निभाने में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही व्यापक इतिहास है इसका, ठीक है। 16 खंड, 16 खंडों में जो कृति प्रकाशित होती है, अपने आप में उसका इतिहास बहुत वृद्ध रहा होगा, ठीक है, बहुत व्यापक रहा होगा, बहुत वृद्ध रहा होगा। तो यही बात है, इस पुस्तक में हिंदी के विकास पे अपना योगदान दिया। 16 खंडों में प्रकाशन, 15 खंडों का प्रकाशन 1957 में तथा 16वें खंड का प्रकाशन 1960 में होता है, ठीक है। मतलब जिस कृति में 16 खंड आए हों, निश्चित रूप से वो कृति बहुत महत्वपूर्ण रही हो। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको कहीं मिलता है तो हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास की प्रति आप जरूर लीजिएगा। वैसे नहीं मिलती तो आप लाइब्रेरी में चले जाइएगा, लाइब्रेरी में नहीं मिलती तो आप सेंट्रल लाइब्रेरी में चले जाइएगा। सेंट्रल लाइब्रेरी में कोई आपको मना करने वाला नहीं, आपका अधिकार है, आप देश के नागरिक है, सीधे जाइए और वहां पर आप उन व्यवस्थाओं को देखिए सेंट्रल लाइब्रेरी में, ठीक है। एक बार जब आप हिंदी साहित्य के वृद्ध इतिहास को पढ़ेंगे ना, आनंद आएगा। आपको लगेगा कि वास्तव में रिसर्च किया गया, आपको लगेगा वास्तव में बहुत शोध परक पद्धति से किया गया, ठीक है। हम पुस्तकें मार्केट में जो निकालते हैं लगभग उन्हीं पर आधारित होती हैं। मार्केट में जो पुस्तकें निकालते हैं लगभग उन्हीं पर आधारित होती है, लेकिन एक तो आप मूल कृति को देखते हैं, ठीक है, एक आप उसके संस्करण को देखते हैं। तो जैसे जैसे कालांतर में संस्करण आते हैं वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता जाता है, उसमें बदलाव होता जाता है, उसमें त्रुटियां आती जाती हैं, उसमें पाठ भेद आता जाता है और न जाने कितनी चीजें उसमें आती जाती हैं। इसलिए हम वंश वृक्ष की बात करते हैं। वंश वृक्ष सुना होगा आप लोगों ने, जिन लोगों ने शोध किया है, जिन लोगों ने रिसर्च किया है, ठीक है, उन लोगों ने वंश वृक्ष के बारे में सुना होगा। वंश वृक्ष का मतलब एक पुस्तक, ठीक है, उसके बाद उसमें वृक्ष की शाखाओं की तरह पुस्तकें निकलती गई। मान लीजिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी, ठीक है, अब वो रामचरितमानस की मूल प्रति जो है वो आज भी रखी हुई है सेंट्रल लाइब्रेरी में, मान लीजिए दिल्ली में रखी हुई है। वहां से फिर किसी ने उसका संस्करण निकाला, यहाँ पर उसके 4 संस्करण हो गए, 1 2 3 4, तो वहां जो एक प्रति थी उसके 4 संस्करण हो गए, चारों में थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट या पाठभेद होता नहीं, हो गया मान लीजिए, ठीक है। उन 4 संस्करणों का फिर आगे 8 निकला, उन 8 के आगे 16 निकले, और इस तरह हजारों संस्करण हमारे तक पहुंच गए, हमारी टेक्स्ट बुक के रूप में पहुंच गए, हमारी मार्केट में मिलने वाली किताबों के रूप में पहुंच गए, लेकिन मूल कंटेंट वहां से लिया गया था। अब उस 1000 साल बाद में, अब 200 साल बाद में जो कृति निकली, उसमें यदि पाठभेद होता है, उसमें यदि कोई करेक्शन होता है, उसमें यदि कोई विवाद होता है, तो फिर कहाँ जाएंगे, एक के बाद एक ऊपर स्टेज पे जाएंगे और उस अंतिम कृति में जाकर के हम मिलान करेंगे, तब समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ तक हर व्यक्ति नहीं पहुंचता, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पुस्तकें आप जो मार्केट में उपलब्ध आप सारी ले सकते हैं, पुस्तकों का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि पुस्तकों के बिना कुछ नहीं, ना हम कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि ऑथेंटिक पुस्तकें, अधिकृत पुस्तकें आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर होता है किसी अच्छे प्रकाशक से। पुरानी पुस्तकें, जैसे मैंने नागरी प्रचारणी सभा काशी की बात बताई, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास यदि आपको मिलता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है। अब आप बोले कि 16 खंड तो हम नहीं ला सकते, मत लेके आइए यहाँ पर, ठीक है। उनका जो लघु संस्करण है वो तो आप ले ही सकते हैं, 16 खंड आपको एक जगह मिलते हैं, वो तो आप ले ही सकते हैं, वो भी नहीं ले सकते आप, तो फिर ऑथेंटिक चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं। जुड़िए हमारे जैसे लोगों के साथ में, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए, ठीक है। मार्केट में जो पुस्तकें हैं वो भी लीजिए, लेकिन उसमें यदि कोई सन मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब जो समाधान वो आपको खुद करना है, या फिर आप किसी एक्सपर्ट से राय से उसका समाधान करेंगे, आप अकेले नहीं कर सकते। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन कृतियों का विशेष योगदान बंधुओं का करता है, ठीक है, बंधुओं का हिंदी नवरत्न। हालांकि मैंने समस्यात्मक क्वेश्चन छोड़ा था, लेकिन अब सामने आ गया तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। आपके साथ ईश्वर है, शुभकामनाएं, भगवान आपके बहुत नजदीक है, ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान आपके आंखों के सामने ही हो रहा है। मैंने सवाल किया था कि 1910 में मिस्र बंधुओं की कौन सी कृति आई थी, ठीक है, उत्तर मिल गया यहाँ पर, मतलब हिंदी नवरत्न। और उसके बाद में रामनेश त्रिपाठी की कृति कविता कौमुदी 1917, वियोगी हरि की कृति ब्रज माधुरी 1923, हरियोध का हिंदी भाषा और उसका साहित्य का विकास 1931। ये सारी ऐसी कृतियां जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गार्स दत्तासी से शुरू हो रहा है, हम 1931 पे पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, ये सारी की सारी चीजें किन किन कृतियों का विशेष योगदान रहा उसकी हम बात कर रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन का पुरातत्व निबंधावली 1937 में, ठीक है। इंद्रनाथ मदान की कृति मॉडर्न
हिंदी लिटरेचर 1939 में, आचार्य चतुरसेन शास्त्री का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1946 में, ठीक है। और इसके बाद शंभुनाथ सिंह की हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका 1966 और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास 1974। इस प्रकार लगभग 1000 वर्षों तक जो है ये परंपरा चलती है, लगभग 1000 वर्षों तक ये परंपरा जो है मूल रूप से चलती है यहाँ पर, ठीक है। 1000 वर्ष, क्योंकि हम 1000 से प्रारंभ करते हैं, 1000 ईस्वी से, और अब जो हम जी रहे हैं इसमें लगभग जो है 1000 साल होगा, लगभग मान के चलते हैं हम, 100 साल की कोई बात नहीं होती, 150 साल की, तो लगभग 1000 के आसपास ये जो दौर है, इस दौर को हमने देखा है। हम 1000 से प्रारंभ करते हैं, इसलिए प्रारंभ करते हैं क्योंकि वहां से लिखित परंपरा हमारी प्रारंभ होती है। फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी से प्रारंभ होती है व्यवस्था यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में शिव सिंह सरोज ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें शिव सिंह सेंगर के द्वारा शिव सिंह सरोज नामक कृति में। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सर जॉर्ज ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में प्रकाशित होता है, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे हो, या फिर 3 पुस्तकें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रही हो, या फिर ये जितने विद्वान हैं इनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रयास है वो आपको जरूर याद रखना है। पहला गार्स द तासी जो फ्रेंच विद्वान है, इस द्वारा द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रयास किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखना है, सर जॉर्ज ग्रेसन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले आंकड़ों पर आधारित जो कृति प्रारंभ की 1929 में जो आती है हिंदी साहित्य का इतिहास में, उस पर आपको गौर करना है। इसके अतिरिक्त जो कृतियां आपको पढ़ाई गई है सभी पर आप गौर करेंगे, चाहे वो मिश्र बंधु विनोद रहे हों, मिश्र बंधुओं की कृति, या फिर मिश्र बंधुओं की हिंदी नवरत्न रही हो 1910 वाली कृति, या फिर अन्य विद्वानों की कृति जो डॉक्टर नगेंद्र की 1974 तक की हम चर्चा करते हैं। 1974 तक की हम चर्चा की हमने, उसके बाद का दौर आज बीत चुका है, लगभग 30-35 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। देखे जाए तो 50 साल गुजर चुके उसके बाद में लगभग, लेकिन उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है वो धीरे धीरे फिर उन चीज़ों में जुड़ती है। आज भी नए शोध हो रहे हैं, हालांकि नए विद्वानों की कृतियां भी यहाँ पर, लेकिन चूंकि इतिहास लेखन में उनका नाम अभी नहीं है। इतिहास लेखन की पद्धति में काम तो हो रहा है यहाँ पर, अब जब आगे का जब 100 साल का दौर आएगा उसमें अब इन वर्षों में जो काम हुआ उसको हम इतिहास की पद्धति में निर्धारित कर देंगे कि इस फील्ड में किन लोगों ने काम किया। उसके बाद फिर आपका और हमारा भी नाम आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से पढ़ेंगी, निश्चित रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर अपनी बात पर बल देकर कह रहा हूँ, क्योंकि आपका और हमारा योगदान इस हिंदी साहित्य की भूमिका में बहुत कम नहीं है, बहुत कम नहीं होगा, ठीक है। मैंने लगभग 30 वर्ष से निरंतर सतत साधना इसमें की है, और सतत साधना में इतनी प्रकार की पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं, आज भी यहाँ पर कोई तो रही होगी जो निश्चित रूप से इस तरह का काम करेगी। इसी प्रकार आप लोगों ने कार्य प्रारंभ किया होगा, नहीं किया होगा तो इस सर्विस के बाद निश्चित रूप से आप करेंगे, क्योंकि चुप बैठने वाले आप नहीं हैं यहाँ पर। मनुष्य जो होता है उसकी प्रवृत्ति यही होती है, वो निरंतर प्रगति के पथ पर आगे जाना चाहता है, निरंतर शीर्ष पर जाना चाहता है, बैठना नहीं है, निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहना है। यहाँ पर बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना, नदी की तरह। एक नदी तब तक नदी कहलाती है जब तक मतलब वो बहती रहती है। जिस दिन उसने बहना बंद कर दिया और अपने पानी को समेट करके सागर की गोद में जाकर के शांति से बैठ गई, उस दिन नदी का अस्तित्व मिट जाएगा। नदी को लोग सागर के नाम से जानेंगे, नदी का अपना स्वरूप निखर करके निकल कर आपने नहीं आएगा, बल्कि सदा सदा के लिए अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए निरंतर बहते रहिए, प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर होते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।